नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी भी दादी नानी के भाषाई कोश से निकले एक कहावत या एक लोकोक्ति पर आधारित है। पुराने चावल के पंथ पड़ेला। तो आइए सुनते हैं ये कहानी पुराने चावल के पंथ पड़ेला। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चंपा नाम की महिला अपने एक बेटे दीपू के साथ रहा करती थी। चंपा के पास थोड़ी जमीन थी और उससे अनाज पानी आ जाता था, तो उसका और दीपू का काम चल जाता था। इसके साथ साथ चंपा बहुत ही गुणी थी, तो जब दीपू पढ़ने के लिए चला जाता था तो चंपा के पास गांव की सारी महिलाएं चली आती थी। किन्हीं को सिलाई सीखना था, किन्हीं को बुनाई सीखना था, किन्हीं को घरेलू काम जैसे अचार, चटनी, पापड़, तिलौरी बनाना सीखना था। और चंपा बड़ी ही खुशी खुशी उन्हें ये सारी चीज़ें सिखाया करती थी। बदले में उस जमाने में पैसे की बात नहीं होती थी, तो वो अपने स्नेह से, अपने श्रद्धा से कुछ न कुछ चंपा को दे देते थे, जिससे चंपा का काम और भी अच्छा से चलता था और चंपा और दीपू बड़े ही चैन से रहा करते थे। धीरे धीरे समय बीत गया। दीपू बड़ा हो गया और पढ़ाई लिखाई पूरा करके उसने बगल के शहर में एक मिल में अपनी नौकरी शुरू कर दी। मिल मालिक ने उसके लिए आवास की व्यवस्था की थी, लेकिन दीपू उसमें रहता नहीं था। वो काम के बाद गांव लौट आता था चंपा के पास। मिल मालिक उसकी कर्तव्य निष्ठा, उसके बात व्यवहार और उसे देख के, स्वभाव देख के उसे बड़ा अच्छा लगा और उसने अपनी बेटी प्रभा की शादी दीपू से करवा दी। दीपू की पत्नी प्रभा जब गांव आई तो पूरी जिंदगी शहर में रही थी, उसे गांव का माहौल अच्छा नहीं लगता था। गांव की भाषा, गांव के लोग उसे देहाती लगते थे और उसे लगता था कि इस माहौल में उसका रहना नहीं होगा। वो पूरे दिन वो कमरा बंद करके बैठी रहती थी, उनसे ना मिलना ना जुलना होता था। किसी तरह कुछ समय तो बीत गया। कुछ दिनों बाद प्रभा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब प्रभा जिद पर अड़ गई कि नहीं, हम गांव में रहेंगे तो मेरा बेटा बिगड़ जाएगा। वो अपने बेटे को लेकर झगड़ा करके अपने मैके चली गई। चंपा ने देखा कि बेटा बहू का घर बसना चाहिए, इसलिए उसने उसे सम्मान देकर, उसे मनाकर चाहा पुनः गांव में वापस लाने को, लेकिन प्रभा तैयार नहीं हुई। अंत में चंपा ने दीपू से कहा कि जा तू ही, तब ऐसे छोड़ल ठीक नहीं खे, लोग का कही। दीपू चला गया। शहर में ही रहने लगे दोनों। कभी कभी छुट्टी में, शुरू में तो दीपक हमेशा आता था, लेकिन धीरे धीरे यह सिलसिला कम होता गया। काम का बोझ बढ़ता गया, घर का उत्तरदायित्व तो बढ़ता गया, तो आना जाना बिल्कुल कम हो गया। कभी कभी चिट्ठी पत्री आ जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सिलसिला भी टूट गया। चंपा से गांव के लोग पूछते थे तो चंपा हंस के रह जाती थी, कुछ नहीं कहती थी। लेकिन मन में तो जरूर दुख लगता था कि सभी लोग साथ रहते तो अच्छा लगता। समय बीत गया और दीपू एक बार बहुत बीमार पड़ गया। दीपू के बीमार पड़ने से मिल से उसने छुट्टी ले ली। अब प्रभा पर कामों का बोझ पड़ गया। उसे बच्चे को भी देखना, दीपू को भी संभालना और सारा घर का काम भी करना था। प्रभा से इतना काम तो उसने किया नहीं था, होता ही नहीं था। उसने अपनी काकी को बुलाया। प्रभा की काकी ने कहा, ए बचिया, पहुना के लेके गांव लौट जा। अरे घर में बूढ़ पुरनिया रहिए तो तोहरो आराम हो जाई। आ जान ल कि पुराने चावल के पंथ पड़ेला। आ तोहर सास तो बड़ी गुनी बारी, आन चान के करेली तो तोहरा के ना करिए। चल जा, पहुना के लेके
तू गाँवे चल जा, पहुना जल्दी अच्छा हो जाइए। पहले तो काकी की बात उसे अच्छी नहीं लगी, लेकिन मजबूरी थी, करती क्या। काकी भी बहुत दिन नहीं रुकी उसके साथ, काकी भी चली गई। अंत में मजबूरी में वो दीपू को लेकर पहुंच गई गांव में। चंपा बहुत खुश हुई और वो पूरे दिन दीपू की और दीपू के बेटे की सेवा में लगी रहती थी। दीपू का बेटा भोलू उस चंपा से इतना घुल मिल गया था कि ना तो वो अब खाने में जिद करता था, ना सोने में जिद करता था, ना ही वो माँ को परेशान करता था। चंपा उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी, आज़ादी की कहानी, महापुरुषों की कहानी, धर्म की कहानी, परियों की कहानी। उसके पास कहानी का खजाना था और भोलू को बड़ा मज़ा आता था। पूरे दिन वो दादी के साथ रहता और धीरे धीरे उसके स्वभाव में दादी के साथ रहने से परिवर्तन आने लगा, जो प्रभा को भी दिखने लगा। दीपू अच्छा हो गया और नौकरी ज्वाइन करना था, नौकरी में जाना था। परिवार को लेके दीपू पुनः चला गया। चंपा उदास हो गई, लेकिन सोचा चलो इतना ही सही, साथ था इतना ही सही है, जब जरूरत पड़ेगा तो फिर आएंगे ही। लेकिन प्रभा को इतना अच्छा लगा गांव में रहना, विशेष करके भोलू के व्यवहार में परिवर्तन को देखकर वो बहुत खुश हुई। और अब वो किसी भी छुट्टी में 2 दिन की हो, 4 दिन की हो, लंबी हो, चंपा के पास जरूर आती थी। अब उसने काकी के बातों को आत्मसात कर लिया कि घर में यदि बुजुर्ग रहते हैं तो घर में सुकून रहता है, घर में शांति रहती है। अगर आज के संदर्भ में देखें, जहां बुजुर्गों की संस्था लगभग खत्म होती जा रही है, वृद्धा आश्रम, उनके कारण क्रेच की व्यवस्था, चूँकि माता पिता दोनों नौकरी में हैं, बच्चे कहाँ रहेंगे, तो ये सारी व्यवस्थाओं ने बुजुर्गों की संस्थाएं कम से कम खत्म नहीं तो कम तो जरूर कर दी है। अब जिस घर में बुजुर्ग हैं भी, तो या तो वो हाशिए पे हैं या वो मान प्रतिष्ठा नहीं है। हाँ, कहीं कहीं जरूर है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बुजुर्गों से मिलने वाले जो मानवीय गुण थे वो धीरे धीरे विलुप्त होते गए। आज हम मानव की तलाश करते हैं और मानवीय मूल्यों को दरकिनार करते हैं। समाज में यदि सबसे अधिक क्षरण किसी मूल्य का हुआ है तो वो मानवीय मूल्य का, सामाजिक मूल्य का। आदर, सम्मान, प्रेम, ये सारी बातें अब कम देखने को मिलती है और हम कहते हैं कि समाज बदल रहा है। समाज नहीं बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। हमने बुजुर्गों से अपनी दूरी बना ली है और बुजुर्गों से मिलने वाले अनुभवों को लगता है कि ये सही नहीं है, इसमें यदि रहेंगे तो हमारी भाषा खराब हो जाएगी, हमारे पढ़ाई लिखाई में, हमारी शिक्षा में ये बाधक बनेंगे। जबकि बुजुर्गों का अनुभव हर कार्यों में सहायक होता है। ये बात समझने की है। तो आइए सामाजिक हक में सामाजिक कल्याणार्थ एक बार आत्ममंथन करते हैं, सोचते हैं कि क्या ये संस्थाएं अब सही है, क्या बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, क्या बुजुर्गों के साथ अपने व्यवहार में परिवर्तन करने से सामाजिक मूल्यों का विकास होगा। आप भी मंथन कीजिए, मैं भी करती हूँ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।